सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। न्यूज़ 18 इंडिया। रात के 8 बज चुके हैं। मतलब योगी सही थे ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही थे। इसका मतलब जब उन्होंने कहा था कि ओवैसी अखिलेश के एजेंट है, ये बड़ा आरोप लगाया था उन्होंने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि असद ओवैसी अखिलेश के एजेंट हैं। और अब अखिलेश यादव की साइकिल पर अपनी सीट कंफर्म करा चुके ओम प्रकाश राजभर, मतलब अखिलेश के सहयोगी, वो भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओवैसी भी जल्द अखिलेश की साइकिल पर होंगे और जल्द महंत के खिलाफ महागठबंधन की देखिए कुछ ऐसी तस्वीर देखने को आपको मिल सकती है। अखिलेश की साइकिल पर कौन कौन होगा? जयंत चौधरी बैठ चुके हैं, आप जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर की सीट कंफर्म है। महान दल को भी कंफर्म सीट मिल चुकी है। और अब संजय सिंह को इसलिए बिठाया क्योंकि अभी उनकी मुलाकात हो गई है। वो भी कह रहे हैं हम लोग साथ साथ हैं। आम आदमी पार्टी गठबंधन की बातचीत शुरू हो चुकी है। सबसे पीछे की सीट पर देख रहे हैं आप असद ओवैसी, क्योंकि ये राजभर दावा कर रहे हैं कि भाई सीट कंफर्म है, बातचीत चल रही है, सीटों को लेकर चल रहा है। वो 100 मांग रहे हैं, हम 10 दे रहे हैं, हैसियत के हिसाब से वो तमाम चीजें चल रही हैं। और ये ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव राजी हैं ओवैसी से गठबंधन करने के लिए। ये देखिए अखिलेश की साइकिल पर कौन कौन है, एक बार फिर से देख लीजिए। अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट पर, और यहां पर लड़के कौन कौन है इस बार? यूपी के जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर। मतलब महंत के खिलाफ महागठबंधन के लिए राजभर का दावा है कि ओवैसी को 10 सीटों का ऑफर दिया गया था। ओवैसी की पार्टी की ओर से कहा गया कि राजभर भ्रम फैला रहे हैं। ओवैसी और अखिलेश एक हैं या कोई गठबंधन है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ओवैसी आपके साथ थे पहले, अभी भी हैं कि नहीं है? थे। हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़ें और वो हम लोगों के साथ रहें। जो लोग सपना है कि 100 सीट हमको मिल जाए, 80 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, तो अगर अखिलेश जी सबको सीटियां दे देंगे तो अखिलेश जी की पार्टी है वो क्या करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी एमआईएम को 10-15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप? किसको गुमराह कर रहे हैं आप? और किससे बात चल रही है आपकी? मतलब समझे आप, यहां तो गठबंधन से पहले लठबंधन शुरू हो गया है। सईद वकार उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, राजभर साहब भ्रम फैला रहे हैं। ये भी तस्वीर आ जाई जब संजय सिंह के साथ मुलाकात हुई। मतलब महंत के खिलाफ महागठबंधन के दावों से पहले लठबंधन चल रहा है। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है? सवाल यह कि अखिलेश, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां ये मान चुकी हैं कि योगी आदित्यनाथ को अकेले हरा पाना नामुमकिन है। क्या इसलिए महंत के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा है? लौट के सब फिर महागठबंधन पर है। क्या इसलिए अकेले महंत को हराने के लिए अखिलेश, ओवैसी, केजरीवाल, जयंत चौधरी, मतलब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ओवैसी तक को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, दाना डालने की कोशिश। हालांकि असद ओवैसी की तरफ से सईद आसिम वकार, अच्छा मेरे साथ हैं सईद आसिम वकार, जिनका हम स्टेटमेंट सुना रहे थे आपको। ऑल इंडिया एमआईएम का पक्ष रखेंगे सईद आसिम वकार। और मेरे साथ आपको बता दें राजभर जी के जो सुपुत्र हैं, बेटे हैं अरुण राजभर, जो कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अरुण राजभर भी है मेरे साथ, और मेरे साथ सईद आसिम वकार भी है। तो आज आमना सामना हो जाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे संजीव सिंह। सबसे पहले सईद आसिम वकार, आप ही बता दीजिए क्या चल रहा है भाई? राजभर जी कह रहे हैं कि आप साइकिल पर बैठने जा रहे हैं। नहीं, राजभर जी ने जो बात कही है, मैंने इसके काट में एक बयान पार्टी की तरफ से जारी किया है। राजभर जी बहुत ही खतरनाक तरीके से एमआईएम को बदनाम करने के लिए कोई गेम कर रहे हैं। क्या चाल चल रहे हैं, क्या खेल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं उत्तर प्रदेश का अपनी पार्टी का प्रभारी भी हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है अलायंस की। हमसे तो बात नहीं कर रहे हैं,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हो रही है। राजभर साहब बताएं किससे बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी में कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे उनकी बात चल रही है। दूसरी बात, राजभर जी ने 10, 12, 15 सीट भी कह दी कि एमआईएम को दे रहे हैं। यहाँ बैठे हैं उनके प्रवक्ता, उनसे बताइए हमारे लिए आपने कौन कौन सी सीटें डिसाइड कर ली बिना हमसे पूछे। हमसे आपने बात नहीं की, हमारा आपसे बात नहीं हो रही है, आप हमारे लिए सीटें भी डिसाइड किए दे रहे हैं। अरुण जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं, आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, मैं बीच से हट जाता हूं। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। दूसरी बात है ना वकार जी? दूसरी बात अमन चोपड़ा जी, दूसरी बात अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते भी हैं, मेरा नंबर भी है, मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ऑथोराइज हूं। मैं अखिलेश जी से कह रहा हूं कि अगर आपका कोई ऐसी मंशा है और आप एमआईएम से अलायंस चाहते हैं, आप हमें सीटें देना चाहते हैं, किसी बिचौलिए की, किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं है, मध्यस्थ की। आप डायरेक्ट फोन कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आइए हम बैठ के डायरेक्ट बात करते हैं, आप हमसे बताइए क्यों हम बिचौलिया का सहारा लेंगे। और राजभर जी हमारी सीटें डिसाइड कर रहे हैं, राजभर जी पहले अपनी सीटें बताएं कौन कौन सी हैं। पूछिए राजभर जी से कि आप एमआईएम की सीटें डिसाइड किए ले रहे हैं, हमारी पार्टी की सीटें आप बताए दे रहे हैं, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपको अखिलेश जी से कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं, आप बताइए जरा चैनल के ऊपर, हम भी सुनना चाहते हैं। और अभी जब आप शुरू में पैकेज चला रहे थे तो मैंने सुना कि आपने कहा कि सब एजेंट, योगी जी ने कहा कि हम सपा के एजेंट हैं, सपा वाले हमको किसी का एजेंट बताते हैं, अरविंद केजरीवाल साहब किसी का। तो मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सब बैठ जाइए आप लोग, और आप लोग पहले बैठकर ये इत्मीनान से ये डिसाइड कर लीजिए कि हम एजेंट किसके हैं। नहीं, क्योंकि अरुण भाई को सुनना बहुत जरूरी है। हम किसके एजेंट हैं? अरुण जी आप लोग झूठ बोल रहे थे, मतलब अब सईद आसिम वकार से बेहतर तो कोई नहीं जानता। सईद आसिम वकार उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए इससे बेहतर तो आप झूठ बोल रहे थे, मतलब। अब हमारी सुन लीजिए कि वकार साहब एक बार हमारे ही डिबेट में ये बयान दिए थे, याद करेंगे ये, कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतंत्र पटेल जी से मिलने गए थे तो इन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के साथ दोस्ती कर रहा है उससे बू आती है और हमारा अलायंस इनसे नहीं। ये वकार साहब का बयान था, सारे चैनलों पर चला था कि हमारा अलायंस इनसे नहीं। और उसके 5वें दिन ही वकार साहब को पता भी नहीं चला, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ताज होटल में मुलाकात कर ली। मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। उसी के 5 दिन बाद और शिवपाल जी के दरवाजे पर 4 लोग गए, माननीय ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल जी थे, चंद्रशेखर रावण थे और एक और थे। वो बैठक थी। बैठक में तय हुआ कि 10 अक्टूबर तक तय हो जाए कि कौन किसके साथ जाएगा। यह जिम्मेदारी माननीय शिवपाल जी को दिया गया और माननीय शिवपाल जी ने कहा हम 10 दिसंबर तक फाइनल कर लेंगे कि हम सपा के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे। वकार साहब को यह भी पता नहीं होगा कि वो अंदर बात क्या हुई और 10 अक्टूबर तक फैसला क्या हुआ। लेकिन इन्होंने मुझसे पहले बयान दे दिया था कि हम ओम प्रकाश राजभर जी के मोर्चे में बू आ रही। आप तो फिर ताज होटल में भी बैठ के चाय पी रहे थे। खैर हम इस पे नहीं जाना चाहते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, 100 सीट न लड़ने की बजाय वो 10 सीट, 5 सीट, 8 सीट लड़े और 8 सीट, 10 सीट जीते, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके अपनी कुवत के हिसाब से। ये कहा कि अपनी कुवत के हिसाब से हम पूर्वांचल की राजनीति में थे, नहीं, हम अपनी कुवत के हिसाब से राजनीति किए, हमने अपना। अरुण जी एक मिनट, अरुण जी कोई बात हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, मुझे बस उस पॉइंट पे रहना है, क्योंकि सईद आसिम वकार की नॉलेज में नहीं है और वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या इनको पता नहीं है ओवैसी जी मिल ली है। मुझे बताइए क्या कोई मुलाकात हुई है, पेशकश हुई है, सच बताइए। देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ नहीं पता होगा। सामने कह रहा हूं मैं तो जो बातें कहा कि जब माननीय ओवैसी जी से मुलाकात हुई उससे पहले इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। बोले ये कि नहीं हमने तोड़ा था, हम बू आ रही थी हमारे गठबंधन से। और उसके बाद ये मुलाकात किए शिवपाल जी के दरवाजे पर जाकर के। हाँ मुलाकात हुई, बात हुई, हमने कहा इन्होंने जिम्मेदारी दिया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं तो आप बात करिए, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात किए और हमने 27 अक्टूबर को ऐलान भी करने वाले थे। हम ऐलान करने वाले थे
कि हमारे मोर्चे में कौन कौन रहेगा, हम किसके साथ जा रहे हैं। हम 27 अक्टूबर को अपने मोर्चे के जो घटक दल थे, हम उनको लेकर के प्रेमचंद प्रजापति के साथ खड़े थे, बाबूराम पाल को लेकर खड़ा थे, हमने वहां अनिल चौहान को लेकर खड़े थे, हम गुलाब खंघार को लेकर खड़े थे, सुनील अर्कवंशी को लेकर खड़े थे, हम सतीश बंजारा को लेकर खड़े थे। हमारे मोर्चे के जो साथी थे वो वहां मंच पर खड़े हुए और ऐलान हुआ कि हम मोर्चे के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप कह रहे समाजवादी हैं पार्टी के कि साथ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वकार जी को पता नहीं है और बातचीत चल रही है। अब इनको खुद नहीं पता, भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन करके पूछेंगे तो शायद इनको भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे नेता ने स्पष्ट कर सही दिया से है वकार कि को जो बोलने लोग भी- देते हैं एक बार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मतलब हाँ, हो सकता है कि गठबंधन हो जाए और ये डिबेट में बैठे रहे। मतलब वकार जी वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपको ना पता हो और वह बातचीत चल रही हो, ऐसा हो सकता है। और मतलब आप कह रहे हैं कि कोई अलायंस होना ही नहीं है सर, कि दूर की कौड़ी। सर जी वकार जी। हाँ, देखिए ये मेरा ट्वीट है जो मैंने दोपहर में किया, और उस ट्वीट को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी रीट्वीट किया है। जो बयान आपने चलाया वही बयान, जी बिल्कुल। और हमारी पार्टी AIMIM नेशनल ने भी उसको रिट्वीट किया है। अब इनका तो बात खारिज हो गई ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात। बताइए राजभर जी, ये तो वो सच बोल रहे हैं। अब तो ओवैसी ये कह रहे साहब हैं, जो बात वकार कह रहे हैं वो, जो वकार कह रहे हैं वो ओवैसी जी कह रहे हैं। मतलब सुनिए सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये राजभर जी आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप भ्रम फैला रहे हैं, आप खेल खेल रहे हैं। अब इनसे ये पूछिए, इनसे ये पूछ लीजिए खाली कि जब इनको हमारे गठबंधन से बू आ रही थी तो फिर माननीय शिवपाल जी के दरवाजे पर बैठ करके चाय क्यों पी रहे थे एक साथ, क्यों गठबंधन की बात आगे बढ़ा रहे थे? तब उस समय बू नहीं आ रही थी, इनको पता तक नहीं चला, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले आकर के बैठ करके चाय पी रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे थे, खुद इनको पता नहीं। असल में क्या है, ओवैसी साहब शायद इनको ये समाजवादी पार्टी की राजनीति किए हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि हमारे पार्टी में हो क्या रहा है। अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हर बात बताएंगे नहीं, गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है, ये नहीं करते हैं, ये प्रवक्ता है। प्रवक्ता का जिम्मे खाली जो पार्टी गाइडलाइन तय होता है वही बोलते हैं। हाँ, जो बातें हम लोगों से तय हुई है, देखिए हमारे नेता सबसे बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है राजभर जी। अरुण जी, अरुण भाई सुनिए ना, उन्होंने जो बयान दिया वो ओवैसी साहब ने रीट्वीट किया, मतलब उनको एंडोर्स कर रहे हैं, बोल वो रहे हैं, शब्द ओवैसी जी के हैं, है ना वकार जी? मैं ठीक कह रहा हूं ना? उस समय भी तो रिट्वीट हुआ था क्या? वो रिट्वीट नहीं हुआ था क्या जब इन्होंने खारिज कर दिया था कि हमारा? अब बोलने देते हैं सही रासिम वकार को, फिर मैं नुपुर आपके पास आऊंगा, संजीव जी आपके पास आऊंगा। एक बार वकार जी को बोलने देते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि वो राजभर जी कह रहे हैं चल रही है, उनको पता नहीं है या शायद। हाँ, नहीं, कोई स्थिति मुश्किल नहीं है जी, कोई स्थिति मुश्किल नहीं है, कोई स्थिति मुश्किल नहीं है। एक बार इनके वालिद साहब ने बोला था, आज मैं बोल रहा हूं, आसिम वकार को भी समझने में 25-50 साल लगेंगे आपको, समझिए मेरी बात को। जो मैंने उस वक्त बयान दिया था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राजभर साहब ने कहा था कि बीजेपी में जफर इस्लाम भी हैं, शाहनवाज भी हैं, मुख्तार अब्बास भी हैं, महबूबा मुफ्ती का गठबंधन भी हुआ, तो ओवैसी साहब भी जा सकते हैं। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे मेरे साथ। मैंने उस बात पर बयान दिया था कि जिस अलायंस से और जिस व्यक्ति से बीजेपी की बू भी आएगी, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने किसी, उठा के चलाइएगा बयान, देख लीजिए, मैंने ये नहीं कहा था कि हम अलायंस तोड़ रहे हैं। आप जल्दबाजी में थे, आपने सुना नहीं। ये अलायंस हम लोग को पहले से पता था कि आप कहां जा रहे हैं। चलिए अब आखिरी, अब सीधा कभी क्लोज करते हैं इसको। सुनिए सर, ये अलायंस लायक हैं ये लोग या नहीं है? सुनिए सर, हाँ जी, सुनिए सर जी। कभी मिलिएगा अरुण राजभर जी तो आपको इसमें दिखा दूंगा डेट के हिसाब से कि आपके बारे में कितने महीने पहले बता दिया था कि कब कब आप बात करते हैं, क्या आपकी बात होती है, आप कब जाने वाले हैं, वो भी डेट इसके अंदर है। वो आपके जाने के 3 महीने पहले की डेट है कि आप कब जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। आपको आसिम वकार को समझने में, अब मैं आपसे कह रहा हूं, 10 तारीख को बैठक की जानकारी आपको सुनिए सर, नहीं जानकारी। राजनीति में कभी कभी, राजनीति में ओवैसी साहब को भी थी, ओवैसी साहब को भी थी, राजनीति में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं, राजनीति में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं, सुनिए, राजनीति में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं कि सामने वाले को हम जानते हैं कि ये कदम अगला क्या उठाएगा, लेकिन उसका अब एक काम करते हैं, इसका पहला कदम वही, इसका पटाक्षेप तो यही है ना, लेकिन खत्म कर देते हैं बात। एजेंडा तो बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। अब इसको खत्म कर देते हैं इस बात को। 1 मिनट राजभर जी, 1 मिनट, आप तो चाहते हैं हो जाए, है ना? राजभर जी जो बैठे हैं मेरे राइट में, 1 मिनट सुनिए सर, 1 मिनट, बड़ी अच्छी बात आ गई वकार जी, 1 मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूं अगर आपकी इजाजत हो वकार जी,
क्योंकि अरुण भाई ये कह रहे, वो तो चाहते हैं आप आ जाएं साथ में, वो कह रहे हैं ओवैसी जी से बात भी चल रही है सीटों वीटों को लेकर, जो भी ये अलायंस लायक हैं वकार जी, ये अरुण राजभर सामने बैठे, इनको बता दीजिए ये अलायंस लायक हैं, ये अलायंस करेंगे इनसे या नहीं करेंगे? चैप्टर क्लोज। सईद आसिम वकार बोलेंगे, सईद आसिम वकार, ये अलायंस लायक हैं ये लोग या नहीं है? अरे पहले बात सुनिए मेरी, आपकी बात का जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा। देखिए अब ये खुद किसी अलायंस में है, अब ये खुद किसी के अलायंस में है, तो हमारा अलायंस अब इनसे नहीं होगा, अब हमारा अलायंस किसी और से होगा जिस अलायंस में ये हैं, अगर होता है तो। अगर बात अखिलेश मतलब तो। ठीक है, ये तो आप भी मान रहे हैं, मतलब एक बात आपके चैनल पे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलायंस अगर होता है तो नहीं आए बात करें, हमसे बात करें, हम आप राजी हैं, आप रेडी हैं, आप तैयार हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नो किसी, यस सर बिल्कुल, आप किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आप अगर करना चाहते हो तो आइए, लेकिन पब्लिक को देखिए, सुनिए सर, अगर आप इस तरह की गुमराही वाली बातें फैलाएंगे जी जनता में कि हम तैयार हैं, ओवैसी साहब नहीं करना चाहते हैं और हम इतनी सीट दे रहे हैं, सर हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जनता को बता रहे हैं कि ओवैसी साहब रेडी नहीं है, और हम जनता को अलग ऐलान बता रहे हैं कि आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं बात करें, आप रेडी हैं? अब देखिए वो भी रेडी, आप भी रेडी, तो हाथ मिला लीजिए ना फिर, तो बचा क्या भाई? मैं कोई अलायंस कराने तो बैठा नहीं हूं, लेकिन योगी जी कह रहे थे कि आप इनकी बी टीम है, आप इनके एजेंट है, ये योगी जी कह रहे थे, और अब आप भी कह रहे हैं आप भी हाथ मिलाना हाथ मिलाने को तैयार हैं वकार जी, आप भी, और अरुण भाई भी कह रहे हैं कि हम हाथ मिलाने को तैयार हैं। पहले तो आप दोनों तैयार है मतलब? ठीक है ना, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये तो क्लियर हो गया, डिबेट ही क्लियर हो गई। ये तय कर लीजिए आपस में बैठा कर इन सबको, योगी जी सुनिए सर, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये जितने हैं सब बैठ जाएं और पहले ये आपस में तय कर लें कि हम टीम किसकी है। नहीं, लेकिन आप अखिलेश के साथ जाने को तैयार हैं, आप राजी हैं, बात ही खत्म हो गई। ये तो आज आपने ऐलान कर दिया, ये तो बहुत बड़ी खबर है। आप तैयार हैं अखिलेश के साथ हाथ मिलाने को? अखिलेश जी कह रहे हैं वो तैयार हैं ओवैसी से हाथ मिलाने को, आप कह रहे हैं हम तैयार हैं अखिलेश से हाथ मिलाने को। बातचीत तो वो आए, प्रपोजल दे, तो दोनों तरफ से रजामंदी है भाई, ये तो अब रजामंदी हो गई है दोनों तरफ से। तो महंत के खिलाफ महागठबंधन हो रहा है, दोनों तैयार है, तो कौन किसकी बी टीम है अब पता लग गया, कौन किसकी बी टीम है अब ये पता लग गया। नुपुर शर्मा अब आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नुपुर जी, कौन किसकी बी टीम? योगी जी ने तो 2 दिन पहले बता दिया था कि ओवैसी अखिलेश के एजेंट है। फिर मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। अमन, आपको नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। साफ सी बात तो ये है, और जैसा आप सब समझ रहे हैं कि बी टीम तो ए टीम की वही होगी ना जो सच में गठबंधन बना के सरकार बनाती है साथ में। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि ये जून और जुलाई के अंदर अटकलें लगने शुरू हो गए थे भागीदारी संकल्प मोर्चा की, जिसमें मेरे हिसाब से कुछ 10 ऐसे राजनीतिक दल साथ में चुनाव लड़ने वाले थे, जिसमें AIMIM और राजभर जी का दल भी था। अपना ये जो राजभर जी के दल के जो अपने बेटे बैठे हुए हैं इनके यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान होगा अमन जी, जुलाई की शायद मुझे याद है, मैंने एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये कह रहे थे कि 5 साल में 5 अलग अलग समुदाय के आपको मुख्यमंत्री मिलेंगे, 1 साल में एक, 1 साल में एक, 1 साल में एक। अब वो मैच कैसी होगी, वो इसका जवाब तो यही दे पाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन बनाने को राजी थे भागीदारी संकल्प मोर्चा, या फिर ये चुनावी जुमला था, इस चीज का जवाब भी ये देंगे। अब 10 अगर पार्टियों का गठबंधन था ये, तो मुझे तो ये तक शक हो रहा था कि कहीं जुम्मे के जुम्मे तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल देंगे। कुछ दिन उसके बाद आपको याद होगा, कुछ सप्ताह बाद उसके ओवैसी जी ने सार्वजनिक तौर पे ये तक कहा था कि 19% मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों ना मुसलमानों का अपना नेता हो, क्यों ना एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। तो मुझे जो नजर आ रहा है, ये जो आपके सामने डिस्कशन हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल उस 19% मुसलमान वोट तबके के अंदर कितना किसको जाएगा, ये उसकी खींचतान चल रही है। अगर सच में गठबंधन है तो कितना बढ़िया गठबंधन चलेगा, ये तो आपके टेलीविजन डिबेट में ही सब स्पष्ट है, साफ नजर आ रहा है कि इनके जैसे घर के झगड़े टीवी पे आके लड़े जा रहे हैं। अब ये बताएंगे या तो भागीदारी संकल्प मोर्चा और वो हर साल नया एक मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में, वो झूठ था, या आज जो कर रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि ये पूरी जलेबी है जिसका जवाब केवल यही लोग, ये मेन पार्टी जो इनकी जो मेन लोग हैं, यही लोग दे पाएंगे। मतलब ये गठबंधन या लठबंधन, मतलब गठबंधन से पहले लठबंधन आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, वही नुपुर कह रही हैं कि राजभर जी आप और वकार जी ये दोनों आपस में ही आप लोग वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। सुनिए ना, जो सईद आसिम वकार ने कहा कोट अनकोट
कि झूठ बोल रहे हैं और कौन सा खेल खेल रहे हैं राजभर जी। तो गठबंधन से पहले लठबंधन, फिर कैसे? कोई गठबंधन नहीं है, ये खदेड़ा वाला बंधन है। और खदेड़ा वाला बंधन से भाजपा को खलाई है। 27 अक्टूबर को जो हमने मऊ में रैली किया, तो उस रैली ने यह संदेश दिया कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी वह रास्ते बंद हो गए। अब उस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। हमने ऐलान किया खदेड़ा होने का। तो उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान धरना दे रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली के नौजवान धरना दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी धरना पर न्याय देने के लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रही है। लाठी ऊपर बरसा रही है। आंगनवाड़ियों को मानदेय बढ़ाने की बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसीलिए आप ओवैसी जी से गठबंधन करना चाहते हैं जी? इसीलिए आप ओवैसी जी से गठबंधन करना चाह रहे हैं कि योगी को अकेले हराना नामुमकिन है। अकेले नहीं हरा पाएंगे, मुश्किल है अकेले हराना, इसलिए सारे साथ आ रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे जो 9 दल के लोग आज भी डटे पड़े हैं, हम उतने काफी हैं। आज जयंत चौधरी का अगर ऐलान हो गया, हमारे साथ किशोरा पटेल आ गई, तो हमारे पास अब जरूरत किस बात की है? अब तो हम लोग पूरी तरीके से चारों तरफ एकदम मुस्तैदी तैयार हो गए। अब एक विचारधारा है, एक कॉमन मेमोरी प्रोग्राम से महंगाई जनता सब चाहते हैं। कांग्रेस से क्यों एलर्जी है? कांग्रेस को भी शामिल करा लीजिए राजभर जी, कांग्रेस पार्टी से है मेरे साथ, संजीव जी हैं। कोई वजूद नहीं है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? हम तो अति पिछड़ा 46% वोट लेकर के पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, मैं तो बता रहा हूँ, बंजारा वोट देने जा रहा है इस बार समाजवादी पार्टी को, अर्कवंशी वोट देने जा रहा है, बारी वोट देने जा रहा है, राज वोट देने जा रहा है, पाल देने जा रहा है, प्रजापति देने जा रहा है, चौहान देने जा रहा है, कुशवाहा देने जा रहा है। ये तो कुशवाहा को आगे करके वोट लिया। कांग्रेस को साथ लेने से वोट थोड़ी ना कट जाएंगे। कांग्रेस से एलर्जी क्यों है? कांग्रेस मतलब कोई अनटचेबल थोड़ी ना है। राजभर जी कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस के पास वोट नहीं है। सच्चाई ये है कि ये रैली अभी करते हैं, भाड़े की रैली बुला करके या दिखाते हैं, लेकिन वोट जरा देख लीजिए, 2012 का देखिए, 17 का देखिए, 2007 का से देखिए ना पूरा वोट, लेकिन उनका वोट मिलता नहीं। संजीव जी गठबंधन समाजवादी करके देख चुकी है। संजीव जी, मतलब ऐसे दिन आ गए हैं कि राजभर भी आपको बता रहे हैं कि लड़के की कदर नहीं है आपके। स्वागत है आपका संजीव जी, बोलिए। अमन जी, दिन तो ऐसे आ गए हैं कि आज चौथा स्तंभ भी किस तरह की सत्ता की रोजगार कर रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप साइकिल दिखा रहे हैं उसी तरह से एक रिक्शा दिखाते जिसमें निषाद राज पार्टी के भी बैठे हैं, जिसमें पता चलता कि अपना दल भी बैठी है, जिसमें हैंडल के खींचाखींच चल रही है कि उसमें हमारे केशव प्रसाद मौर्य हैंडल पकड़ेंगे कि योगी आदित्यनाथ पकड़ेंगे, कि मथुरा जाकर के केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं तो कमल नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा, और अमित शाह जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जिताओ 22 में, तब 24 में मोदी आएंगे। देखिए है क्या आप एजेंडा जो चला रहे हो। आज देश में क्या स्थिति है 7 सालों में कि आज पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश में शतक लगा चुका पूरे देश में। 200 के ऊपर सरसों का तेल, 1000 रुपए गैस का, और टमाटर 100 रुपए ऊपर चला गया। कपड़े से लेकर जूते चप्पल तक 25%, 12% से 25% उस पर महंगाई लेने जा रहे हो। तो आज स्थिति ये है कि विकास का जो ब्रेक था वो फेल हो गया है। अब महंगाई की जो गाड़ी है वो विकास दौड़ रही है, और मोदी जी का जो सपना था मन जी, सबका साथ सबका विकास, वो उनका सपना बदल गया है। अब है न खाना है न पकाना है, अब भीख मांगा है और भीख मंगवाना है, ये चल रहा है एजेंडा। यहाँ पे चर्चा करिए। और अभी जो हमारे अनुज बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं चुनाव में कहते थे कि अपनी बहन बेटियों की चिंता रखना तो समाजवादी पार्टी को देखना। ये राजनीतिक बंजारे हैं, इनकी कोई वो नहीं है कि जिसके साथ रहते उसको ठगने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग जिस तरह से इनका मुखौटा देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे ओम प्रकाश राजभर जी, तो क्या कहे थे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे राजनीतिक बंजारों को सत्ता का केंद्रीकरण चाहिए, वो जनता बताएगी। उत्तर प्रदेश लेकिन संजीव जी, आपके साथ कोई अलायंस करने को तैयार क्यों नहीं है? मतलब कोई गठबंधन लायक क्यों नहीं समझ रहा है? राजभर भी सुना कर जा रहे हैं आपको, ऐसा क्यों हो गया? अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से आते हैं, एक लोकसभा चली गई, दोनों विधानसभा चली गई, तो जनता देखती है कि संघर्ष कौन कर रहा है। माँ भी दूध तब पिलाती है मंजी ना जब बच्चा चिल्लाता है। और यहाँ पे हमने संघर्ष किया, जब ये लोग घरों में थे तो हम सीए पे हमारी नेता निकली थी, जब यहाँ पे किसानों पे, हाथरस पे, तमाम चीजें समाजवादी पार्टी की आपकी लड़ाई बिल्कुल अपनी जगह है। हुआ तो हमारी नेता। अमन जी सुनिए, अच्छा, उसके बाद अभी भी किसानों को लेकर के प्रियंका गांधी लखीमपुर में गई। आज देश पूछ रहा है कि देश का गृह राज्य मंत्री
जो हत्या के मुकदमे में जमानत पे चल रहा है, अजय मिश्र टेनी कब गिरफ्तार होगा? इस पे आप चर्चा नहीं कराओगे। वो तो शुगर मिल का फीता काटेंगे और हमारे अमित शाह जी कहेंगे कि दूरबीन लगा के देखता हूं, अपराधी दिखते नहीं। एजेंडा मत चलाइए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। संजीव जी, एजेंडा कौन चला रहा है? राजभर जी चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ एजेंडा चला रही है। राजभर जी आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। सईद आसिम वकार आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। ये तो सब आपके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। मैं कहां एजेंडा? मैंने तो सवाल पूछा है कि महागठबंधन हो रहा है, आप क्यों नहीं है उसमें? कोई आपको कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? संजीव जी, बापू भवन में तय होता है। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोरोना काल में कितने घोटाले। अच्छा, मैं नुपुर आपके पास आ रहा हूं। नुपुर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल सईद आसिम वकार से ले रहा हूं, उसके बाद नुपुर मैं आपके पास आया हूं। वकार भाई, आप कांग्रेस के लिए रेडी हैं या आपको भी कांग्रेस से प्रॉब्लम है? क्योंकि राजभर जी कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं जाना। वकार जी, आप तैयार होंगे अगर ऐसे अलायंस में कांग्रेस की जगह होती है? कांग्रेस के लिए कोई जगह आपके अलायंस में प्रपोज्ड सो कॉल्ड अगर होता है तो? वकार जी। सर, आपको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? ठेका किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है, हमने दिया है, सपा ने दिया है, किसने दिया है ठेका? आपको किसने दिया? ये राजभर जी ने अभी अभी दिया ना कि आप उनके अलायंस में आ रहे हैं। अभी अभी राजभर जी ने बताया आपका जो सो कॉल्ड अलायंस है, आपने बोला मैं तैयार हूं। नहीं, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब आप बार बार अब कांग्रेस वालों की बात कांग्रेस वालों को करने दीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनकी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी, उनको पर छोड़िए आप। बाकी और ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका? बीजेपी या कांग्रेस? वकार जी, जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी? बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे हैं वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग किसी का पैसा नहीं खाते। वकार जी, अभी आपने खुलकर बोला, वकार जी आपकी आदत है, आप हमेशा खुलकर बोलते हैं। अभी आपने खुलकर बोला राजभर भ्रम फैला रहे हैं, राजभर खेल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, आपकी लाइन क्लियर थी। वो डरते हैं सर, बिल्कुल। तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसका? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे है? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से हैं जी। हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। अच्छा, कांग्रेस से नहीं है, मतलब कांग्रेस के लिए जगह है। ठीक है ना, बात खत्म, ही अच्छी बात है। नुपुर शर्मा आप बोलिए। नुपुर आप बोलिए। देखिए, अभी यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े मैं तो कहूंगी कि हवाएं छोड़ रहे थे। यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि इतनी महंगाई है। जरा मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी सामने, जरा आप थोड़ा ध्यान फरमाइएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां पे 95 रुपीज लीटर हो गया है आपका पेट्रोल, मैं आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस शासित प्रदेशों में जहां पे आप वैट कम नहीं कर रहे कितना महंगा है। राजस्थान में 114 रुपए है, पंजाब में 106 रुपए है, छत्तीसगढ़ में 102 रुपए है, और महाराष्ट्र की तो सबसे एक आधुनिक बात बताऊंगी, 110 रुपए प्रति लीटर आपका वहां पे तेल मिल रहा है। लेकिन ये वो महाराष्ट्र है जहां पे इनका खुद का महाविकास अघाड़ी कांग्रेस की खुद की दलीलें नहीं सुन रहा। कल ही अखबार में मैंने पढ़ा कि कांग्रेस बार बार कह रही है अरे वैट हटा दो, महंगा ज्यादा है महाराष्ट्र में तेल, वैट हटा दो, लेकिन इनकी खुद की सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। अब आप कह रहे हैं कि हिमाचल में क्या हुआ? भाई साहब, पूरे देश में क्या हुआ कि आपको आज पॉर्न स्टार और पॉप स्टार और कन्हैया जैसी बैसाखी की जरूरत पड़ गई? अरे छोड़िए, आज की तारीख में तो कांग्रेस पार्टी को लोग वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जिस पार्टी का बंगाल प्रदेश से आगे कोई वजूद नहीं। आपके बड़े बड़े नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो ललितेश त्रिपाठी, आपके बड़े बड़े नेता गोवा प्रदेश के अंदर, अरे आपकी सुष्मिता देव जी जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव यंग पॉलिटिशियंस होंगी कांग्रेस पार्टी की, वो तक छोड़ गई और कहां जाके जुड़ी है जिनका वजूद सच में बंगाल प्रदेश के आगे कुछ
नहीं है। मतलब आपकी ऐसी डूबती नहीं है कि तमाम पैनलिस्ट में आपको कोई छूने तक को तैयार नहीं है, सिवाय आपके पॉप स्टार पॉप स्टार के अलावा। यहाँ पे बैठ के आप गिन तो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हाथरस की बात करने वाले जो महिलाओं को आइटम बोलते हैं, और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता ने देवरिया में टिकट क्या मांग लिया तो पिटाई कर दी थी पिछले साल आपके कार्यकर्ताओं ने, बकायदा वीडियो चलाया था सारी मीडिया ने। ये तो खतरे की घंटी आपके लिए है। पहुंचते हैं एक जवाब में देना चाहूंगी, ये खतरे की घंटी आपके लिए है, ये तो आपके लिए खतरे की घंटी है, सारे फिर से मिल रहे हैं। मैं एक बात पूरी कंप्लीट कर लूं। हाँ बोल लीजिए। संजीव जी कभी ना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स पढ़ लेने चाहिए। आज की तारीख में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा अपराध के किस्से आते हैं महिलाओं के खिलाफ, और आपके वहां के मुख्यमंत्री, पूर्ण राज्य आपके पास है भाई, सत्ताधारी दल है। आपके मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि दलित बहनें जो रेप का बलात्कार का केस फाइल करती है, दर्ज करती है, वो ज्यादातर झूठे होते हैं। ये असेंबली में गहलोत साहब ने बोला था इसी साल के मई माह के अंदर। कृपया करके जब तक आप अपना अस्तित्व ढूंढते हैं, अपना वजूद ढूंढते हैं, तब तक हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये तमाम दल आपको छूने को तैयार नहीं, और बाकायदा ये अब आप संजीव जी बोलेंगे, जो आपकी बी टीम है। संजीव जी बोलेंगे। संजीव जी आप बोलिए, संजीव जी जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा जिस तरह से बहन जी ने बोला सुनने भी लीजिएगा। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के समय जो लोग लगातार चूड़ियां फेंकते थे, प्रदर्शन करते थे, सिलेंडर चूल्हे लेके बैठते थे, क्या किया? पेट्रोल पे और डीजल पे मात्र 9 महीने में 26 रुपए, 28 रुपए, 26 रुपए बढ़ाया। 625% डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कर दी 7 सालों में, और 300% पेट्रोल पे कर दिया। और जो अभी कह रही थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में थोड़ा वैट को फिर से पढ़ती कम है, क्योंकि ये लोग 2014 में नई आजादी के साथ पैदा हुए हैं। इनकी एक तथाकथित वीरांगना है जो कि कहती थी मैं ड्रग्स भी लेती थी, जो कहती थी कि हमारे फादर फ्रीडम फाइटर भी थे। ये उनके प्रशंसक लोग हैं। और दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं बाबुल सुप्रियो का क्या हुआ था। इनके मंत्री थे, कहां चले गए? जो लोग तृणमूल छोड़ करके आए थे कहां चले गए? और इनकी अपनी चिंता थोड़ी सी कर ले। ये महिलाओं की चर्चा करते हैं, एक कथित को वीर बताते हैं जो देश का गद्दार था, गांधी का हत्यारा था, विनायक दामोदर सावरकर। सुन लीजिए, उसने किताब लिखी थी भारत के 6 शानदार युग। उसमें लिखा था कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करना हर हिंदू पुरुष के लिए सत्कार होगा, और जो नहीं करेगा वो कायरता का होगा। इनसे पूछिए कि सावरकर को ऐसे कृत्य के लिए समर्थन करती हैं जो महिलाओं के प्रति, अरे बेटी किसी की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की, अगड़ा की, पिछड़ा की, सावरकर ने किताब लिखी है। आप बताइए एक महिला को क्या बोलना चाहती हैं? हाथरस में स्मृति ईरानी चुप हो जाती हैं। और शाहजहांपुर का क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने, सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने इस तरह ने द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट करके द्रोण ने उसने अपना गुरु दक्षिणा लिया था। चिन्मयानंद पीड़िता जेल चली गई, और योगी आदित्यनाथ ने एकलव्य की तरह अपना अंगूठा काट करके सारे जवाब कहां से आप दीजिएगा जी। एक मिनट नुपुर, सारे जवाब नुपुर आप दीजिएगा। लेकिन सर एक मिनट, जो आपने सावरकर का जिक्र किया ना, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो गलत नहीं हो सकती, जिन्होंने पोस्टेज स्टैंप उनको लेकर जारी किया था और भारत मां का महान सपूत बताया था सावरकर को स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। उनसे बड़े नेता तो शायद आप नहीं है सर। जवाब सुन ले जी। बिल्कुल अमन जी, 1960 अमन जी जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जवाब सुन लीजिए। मेरी आवाज क्यों काटी जा रही है? नहीं कोई नहीं काटी जा रही सर, पूरा आ रहा है। बोलिए संजीव जी, आप बोलिए। 1967 में सावरकर 1963 में मर गए। 1967 में जस्टिस कपूर आयोग की रिपोर्ट है, लंदन से दस्तावेज आए, गोडसे और आप्टे के साथ सावरकर भी शामिल था। समझ में आया? इंदिरा गांधी जी ने उनको भारत मां का महान सपूत बताया था संजीव जी। 1969 में इंदिरा गांधी जी ने उनको भारत मां का महान सपूत बताया था, और स्टैंप भी उनके नाम की जारी करी थी। वो गलत थी क्या? जांच कराई थी 1967। किताब खोल करके पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। कपूर आयोग का गठन हुआ, लंदन से दस्तावेज। इंदिरा गांधी को नहीं पता था? कैसी बातें कर रहे हैं आप संजीव जी? आप गलत है ये संजीव जी, ये आपको पता था, इंदिरा गांधी जी को नहीं पता था? आप छीन उससे आए हैं। नहीं देखिए अब आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको बुरे लग रहे हैं। मैं तो इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी जी ने उनको भारत मां का महान सपूत बताया था,
क्या उनको नहीं पता था? उन्होंने नहीं किताब पढ़ी थी क्या? चलिए ठीक है, कोई नहीं संजीव जी, देखिए चलिए नूपुर आप बोल लीजिए। जी जी, कोई देखिए, तो एक मिनट संजीव जी, एक मिनट नूपुर, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। मैंने आपको सब पूरा मौका दिया, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सवाल अगर बुरे लग रहे हैं तो पर्सनल मत हुई संजीव जी, अच्छा नहीं लगता। बुरे नहीं है, नहीं मैं पर्सनल मत हुई, बुरे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता संजीव जी। पढ़ करके आए जी जी, नहीं तो इंदिरा गांधी जी ने नहीं पढ़ा था क्या? उनको नहीं पता था क्या? आपको ज्यादा पता है, इंदिरा गांधी जी को नहीं पता था क्या? पता था, नहीं पता था उनको, जब पोस्टल स्टैंप जारी करी थी उनके नाम पर, जब भारत माँ का महान सपूत बताया था वीर सावरकर को। क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं लगता संजीव जी, पर्सनल नहीं होते। नूपुर आप बोल लीजिए। जानकारी नहीं है। मैं अमन जी, नूपुर जी आप बोल लीजिए, फिर संजीव जी बोलिएगा। नूपुर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतिहास की कौन सी किताब थी और कौन से दस्तावेज थे जिसमें ये सब लिखा था कि 1967 में ये सब आ गया देश के अंदर? उसके बावजूद 2 साल बाद, अगर मैं सही कह रही हूँ, तो 1969 के अंदर ये स्टैंप जारी किया गया था और उसी साल के आसपास इंदिरा गांधी जी ने बकायदा रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कह के वीर सावरकर जी को डिस्क्राइब किया था। तो 2 साल तक अगर अंधकार में थी इनकी खुद की दादी जी, महादादी और दादी जी, इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी, ये एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी के अंदर माल्यार्पण करके वेलकम करती है। बाबूलाल चौरसिया कौन है? जिसने गोडसे के नाम का मंदिर बनाया है। बताइए कमलनाथ ने बाबूलाल चौरसिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्यों ज्वाइन करवाई? दूसरी बात मेरे को बता दीजिए, शाह बानो वाली पार्टी, शाह बानो के साथ जस्टिस ना हो, उस पर मुकरने वाली पार्टी, अपने घुटने ये धर्म के ठेकेदारों के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी, और आगे बता दूं तंदूर काटने वाली पार्टी, महिलाओं को डेंटेड पेंटेड करने वाली पार्टी। अरे मेरी बात सुन लीजिए जनाब, राजस्थान की बिटिया किशोरियों को, राजस्थान की किशोरी बेटियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी, कृपया करके महिला के कितने विरोध में है, इसका जवाब एक महिला को मत दीजिए, राजस्थान की उन बेटियों को दीजिए जिनके हर रोज 20 से 25 रेप के केसेस आते हैं। जिस तरीके की प्रताड़ना और बलात्कार हमारी किशोरियों के साथ राजस्थान में मैं 3 चीजें बताऊंगा, सबका ऑडियो बंद है। मैं संजीव जी, बस मेरे को आपको 3 चीजें बतानी है संजीव जी, 3 चीजें बताऊंगा। एक तो इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था सावरकर के नाम पर। दूसरा, सावरकर ट्रस्ट में इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी खाते से 11,000 रुपए दान किए थे, सावरकर ट्रस्ट। और तीसरी जो बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1983 में 1983 में फिल्म डिवीजन को आदेश दिया था कि महान क्रांतिकारी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए। संजीव जी 1983 में, अब मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं संजीव जी। रुपए पेंशन लेकर के अंग्रेजों के प्रति वफादारी और देश से तो ये सारी चीजें इंदिरा गांधी को नहीं पता थी क्या? संजीव जी बस करते हैं, संजीव जी आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मत बोलिए, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए आपको, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं आप होंगे बहुत बड़े प्रवक्ता सर, आप मेरे ऊपर भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप बहुत बड़े प्रवक्ता होंगे संजीव जी, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से बड़े नहीं हुए हैं सर, परिवार से बड़े नहीं हैं आप, ठीक है ना। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप सबका शुक्रिया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ संजय सिंह होंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद संजय सिंह मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। संजय जी ने आज मुलाकात की है अखिलेश यादव से, और फोटो भी ट्वीट की गई अखिलेश यादव की तरफ से कि बदलाव की ओर। संजय जी सीधा सा पहला सवाल, साइकिल पर बैठ रहे हैं भाई संजय जी? आज जो मुलाकात हुई है वो कुछ सैद्धांतिक और समान मुद्दों पर बातचीत हुई है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन खत्म होना चाहिए। एक ऐसा राज्य जिसके राज्य में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, एक ऐसा राज्य जहां पे नौजवानों को लाठियां और मुकदमे मिलते हैं, रोजगार नहीं मिलते, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, आंसू गैस के गोले मिलते हैं, एक ऐसा राज्य जिसमें कोरोना की महामारी में नदी के घाट पर लोगों की लाशें सड़ जाती हैं। इस कुशासन को हटाना है, इस मुद्दे पर एक अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी राम राज्य लाएंगे? देखिए, हर पार्टी एक विजन, एक मुद्दे के साथ सामने आती है, और मुझे लगता है कि अभी जो 5 साल शासन चला है आदित्यनाथ जी का,
जितने वादे उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से किए थे, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपा के शासन में छला गया है। किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, हर वर्ग आज की तारीख में इस सरकार से दुखी है। इसके अलावा जो ईमानदारी का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, कोरोना की महामारी में हमने देखा 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया और इससे संबंधित 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। इससे संबंधित तमाम कागजात लोकायुक्त के सामने दिए, उस पे इस सरकार को लोकायुक्त की नोटिस हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में भी सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी के कुशासन से जनता मुक्ति चाहती है, ऐसा कुशासन जिसमें प्रभात मिश्रा को फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हो जाती है, एसएसपी नामजद होता है, मनीष गुप्ता को पुलिस वाले पीट के मार देते हैं, अरुण वाल्मीकि को पीट के मार देते हैं। तो एक ऐसी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता निजात चाहती है। संजय जी, आप एक राजनेता हैं और योगी सरकार से आपकी नाराजगी है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या अखिलेश राज स्वर्णिम काल था आम आदमी पार्टी के हिसाब से और वो समाजवादी पार्टी का शासन फिर से वापस आना चाहिए? आप लोगों की क्लीन चिट है, क्योंकि आरोप तो उस वक्त भी गुंडा राज के लगते थे, मुजफ्फरनगर दंगों की भी बात हुई, वो तो है ही, वो सारी चीजें फैक्ट्स हैं। तो फिर से वही सवाल, क्या अखिलेश यादव राम राज्य लाएंगे आपके हिसाब से? संजय सिंह, देखिए ऐसा है कि एक योजना के साथ उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा के साथ कोई चीज अगर आगे बढ़ती है तो उसको उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी, लेकिन आपका एक टेक होगा। बहरहाल, मतलब एक और सवाल आपसे, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी कहा गया, ओवैसी से बात चल रही, ओवैसी के लिए कोई जगह आपके अलायंस या अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ, ओवैसी के लिए कोई जगह? भाई अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि गठबंधन को लेके कोई अंतिम फैसला होगा तो आपको सूचना देंगे। आज जितनी बातचीत हुई वो आज आपको बता दिया मैंने। नहीं, क्योंकि राजभर कह रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, जिस अलायंस में आप जाने की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं चल रही है बात। अमन जी, आप मुझसे और मेरी पार्टी से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। राजभर जी ने कोई बात अगर कही है तो उसका राजभर जी से पूछे। अच्छा, कांग्रेस को लेकर कोई टिप्पणी कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपका जो अलायंस होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, कांग्रेस के लिए कोई जगह? देखिए, विपक्ष की धुरी के तौर पे या मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है, वो सारे दलों से बातचीत कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और सबसे बातचीत करके निर्णय ले रहे हैं। तो क्या निर्णय लेना है, क्या बातचीत हो रही है किसके साथ, इसके बारे में ज्यादा स्पष्टता के साथ तो वही बता पाएंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना भाई। मतलब क्या कोई जगह कांग्रेस के लिए है क्या? क्योंकि 2 लड़कों का प्रयोग फेल रहा था, कांग्रेस के लिए कोई जगह? फिर से मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को हटाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके कुशासन से मुक्ति पाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देना, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए काम करना एक प्राथमिकता होना चाहिए, और उसके आधार पर अलग अलग दल स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है या दूसरी पार्टियां क्या फैसला लेती है, तो वही बता सकते हैं। अच्छा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये चुनाव जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी चुनाव है, आप किस तरफ? तो सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए थे, चादर चढ़ाई थी उन्होंने, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था। तो जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष किसने बताया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। जिन्ना को का महिमा मंडन किसने किया? जसवंत सिंह जी ने, पूर्व विदेश मंत्री ने। जिन्ना के बारे में उनको महिमा मंडन करने का काम किसने किया? के.एस. सुदर्शन ने, जो संघ के प्रमुख थे। जिन्ना के साथ आजादी के पहले 3 राज्यों में सरकार किसने बनाई? हिंदू महासभा और आरएसएस ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल की मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में फजलुल हक के साथ उप मुख्यमंत्री थे। सिंध प्रांत में आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदू महासभा और आरएसएस की मुस्लिम लीग के साथ सरकार थी। औरंगजेब खान उस समय मुख्यमंत्री थे वहां के।
और जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ 13 अप्रैल 1943 को, उस समय उस शासन में 3 मंत्री हिंदू महासभा के थे मुस्लिम लीग के साथ सिंध प्रांत में। इस ऐतिहासिक सच को जानिए। तो अगर जिन्नावादी कोई पार्टी हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप जिन्ना विरोधी हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि जिन्ना ने आजादी दिलाई। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, इस समय मुद्दा है गन्ना और भाजपा के लिए मुद्दा है जिन्ना। क्योंकि भाजपा के पास शिक्षा के लिए क्या काम किया गिनाने को कुछ नहीं, रोजगार के लिए क्या काम किया गिनाने को कुछ नहीं, किसान के लिए क्या काम किया गिनाने को कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए क्या काम किया गिनाने को कुछ नहीं। तो जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। भाजपा के पास तो अपना कोई नेता ही नहीं बचा, उनको नहीं, पाकिस्तान के नेता के नाम पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बीजेपी जिन्ना भक्त है नहीं है, वो आप तय करें। मैं आपसे, क्योंकि आप जिन्ना विरोधी हैं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप जिन्ना विरोधी है, तो जो पार्टी जिन्ना की तारीफ कर रही है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्ना पहले पीएम होने चाहिए थे वो सब, और अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने तुलना कर दी थी पटेल और गांधी से कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई। तो आप जिन्ना विरोधी, जिन्ना के साथ देने वालों के साथ कैसे, समझ रहे हैं आप? क्या बयान गलत था, सही था? बताया कि जिन्ना की तारीफों के पुल बांधने का काम आजादी से पहले और आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आरएसएस और हिंदू महासभा ने किया है। वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं आजादी के पहले। आजादी के बाद जिन 3 नेताओं का नाम बताया मैंने, आडवाणी जी, वे विदेश मंत्री रह चुके जसवंत सिंह जी और केएस सुदर्शन जी, इनका सबका रिश्ता आरएसएस और बीजेपी के साथ है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी आप लोगों ने तो राम मंदिर बना दिया दिल्ली में, तो आप लोग दिल्ली में राम मंदिर बनाने वाले हैं और जिनसे अलायंस कर रहे हैं उन पर आरोप राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हैं। तो आप लोग तो राम भक्त हैं, संजय जी राम भक्त हैं आप लोग, तो जिन पर आरोप है राम भक्तों पर गोलियां चलाने का, तो ये अलायंस कैसे, वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? आखिरी सवाल। ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाएगा? प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करने का प्रमाण मैंने पूरे देश के सामने रखा। क्या कार्रवाई की इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी को आप राम भक्त की श्रेणी में कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राम भक्त होने का दावा करती है, उसके ऊपर आरोप है प्रमाण सहित। ठीक है। 2 करोड़ की जमीन 5 करोड़ में 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो भाजपा का ना राम से कोई लेना देना है, ना धर्म से कोई लेना देना है। प्रभु श्री राम एक भी स्टेटमेंट पर कमेंट और प्रभु श्री राम के प्रति सबकी आस्था है। संजय जी, आप अखिलेश की एक भी स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगला शो सोबत के एक बाद किशोर राजवाणी के साथ।